एक बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है। मारुति वैन और ट्रेलर की यहां जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में वैन सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। माफ कीजिएगा, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा कोटा नेशनल हाईवे पर देर रात ये हादसा हुआ। बिजोलिया पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बिचौलिया थाना अंतर्गत केसरपुरा मोड़ पर ट्रेलर और मारुति वैन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मारुति वैन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। मारुति में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बिचौलिया थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और सभी शवों को बिचौलिया सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। प्रमोद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रमोद, हादसे को लेकर के क्या जानकारी है? क्या रफ्तार ही वजह थी या कोई और वजह? एक तो रफ्तार वजह थी, दूसरा जो रॉन्ग साइड, ये जो नेशनल हाईवे नंबर 27 है जो चित्तौड़ से कोटा जाता है, तो बिजोलिया थाना क्षेत्र के नया नगर में कट है जो उस तरफ माइनिंग एरिया की तरफ जाता। तो ये जो ट्रेलर था ये रॉन्ग साइड में आ रहा था, क्योंकि वहाँ कट था, इसको सड़क के उस पार जाना था। रॉन्ग साइड में ट्रेलर आ रहा था कोटा की तरफ से। ये भीलवाड़ा के जो सिंगोली से ये एक ही परिवार के लोग थे। जो उमेश जायसवाल जो कार का मालिक भी था, ड्राइवर था, इसकी मारुति वैन किराए पे लेके। शिवलाल नट है, इसकी बच्ची वहाँ रामगंज मंडी कोटा जिले में ब्याही है। उसका कोई पारिवारिक झगड़ा था, उसके लिए बात करने एक ही परिवार के लोग, सिंगोली के रहने वाले नट जाति के लोग हैं, ये जा रहे थे। आमने सामने की टक्कर हुई, क्योंकि कार में गैस किट लगा हुआ था, ट्रेलर रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उसमें कार में आग लग गई और 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। 3 को जो बिजोलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थानाधिकारी विनोद मीणा ने हमें बताया कि कुछ देर के लिए जो चित्तौड़ कोटा मार्ग भी रात को अवरुद्ध हो गया था। लोगों की मदद से शव बाहर निकाले गए। अभी 7 शव बिजोलिया की मोर्चरी में रखे हुए हैं और गांव में सिंगोली में एक तरह से। प्रमोद, ट्रेलर का जो ड्राइवर था उसका पता चल पाया कुछ? प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ अभिषेक, आपकी आवाज मिल रही है। ट्रेलर वहीं खड़ा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक दर्दनाक हादसा सामने आया भीलवाड़ा में, जहां पर एक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रात को 9:30 पौने 10 के आसपास एक ट्रेलर और मारुति वैन की टक्कर हुई थी। उसमें बिजोलिया और मांडलगढ़ के 7 आदमी मौके पर ही मौत हो गई। उनका अभी पोस्टमार्टम करवा के सबको उनके। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद अब कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जैसलमेर प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। रामगढ़ और पोकरण की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। रायमला गांव को खाली करवाया गया है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। सिकंदर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, सबसे पहले तो वर्तमान स्थिति इस वक्त की जानना चाहेंगे। क्या बारिश का दौर अभी भी जारी? और अब धूप निकल चुकी है थोड़ी सी, लेकिन जो हालात जो बने हैं लगातार बारिश से, वहां पर जो नहरी जो इलाका है, वहां पर जो खड़ीन है, वो 1-2 खड़ीन वहां से टूटे हैं। उसके बाद जो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना की जो नहर चल रही है, उस नहर के आसपास का इलाका है वो पानी से घिर गया है। और जो रायमला जो गांव वहां नजदीक पड़ता है, उस गांव के जो ग्रामीण हैं वो एहतियातन वहां से पलायन कर गए हैं, क्योंकि अगर वो पानी वहां से बढ़ता है, नहर में आता है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की आशंका थी। इस बात से जो प्रशासन है वो अलर्ट हुआ है, मौके पर पहुंचे हैं। जोधपुर से जो एसडीआरएफ की जो टीम है उसको बुलाया गया है, वो वहां मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आईजीएमपी की जो टीम है, बीएसएफ आर्मी को भी अलर्ट पे रखा गया है। अगर कहीं ऐसे हालात बिगड़ते हैं या बाढ़ के हालात आते हैं तो वो उसमें रेस्क्यू कर सके। एक और चीज सिकंदर की, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि मानसून तो अपने अंतिम चरण में है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान आगे के लिए जताए हैं?
जी अभिषेक, सबसे बड़ी बात बताऊं तो जैसलमेर में हमेशा 15 जो अगस्त है उसके बाद से ही बारिश का दौर रहता है। अमूमन जितने सालों से मैं देखता हूँ ऐसा रहा है। जी जी। और जो अभी जो हालात जो बने थे, जो कराची से जो आया था मौसम का, जो वहां पर जो आया था तेज, उसका जो अनुमान जो यहाँ पर बताया गया, तो लगातार जैसलमेर जिले में जो भारी बारिश है उसके हालात कहीं तेज कहीं कम के मौसम विभाग से लगातार मिलते रहे हैं। कल तक भी हालात थे कि जैसलमेर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर और देखा भी गया है कि चारों तरफ जो जैसलमेर का जो इलाका है, जो ग्रामीण बेल्ट है, नहरी जो इलाके हैं, वहां पर जमकर बरसे हैं। आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह से जो पानी आया है और किस तरह से जो हालात बने हैं। कहीं कहीं सड़कों को तोड़कर वहां से पानी को निकाला गया है, कहीं कहीं के जो रास्ते हैं वो रपट पे पानी आने की वजह से बंद हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से घिर गए हैं। इस तरह के जो हालात है वो है, लेकिन अब प्रशासन अलर्ट पे आया है। आज चूंकि बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ इसको लेकर अब वो जहां जहां पर जिस तरह के जो हालात हैं, ये चीज अच्छी है सिकंदर की प्रशासन अलर्ट है, ये सही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बारिश से आफत की बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि कहां कहां बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। ये सैलाब का जोर है जो बोलेरो और बाइक को बहा ले जाने के लिए हाहाकारी शोर मचा रहा है। बोलेरो और बाइक बहने की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं, साथ ही आगे आपको ये भी बताएंगे कि बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले बात सैलाब में बह रही इस बोलेरो की। जोधपुर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बालेसर में भी एक छोटी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था और उसी पानी में ये बोलेरो तिनके की तरह बह रही थी। बोलेरो के ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई, लेकिन पानी में आते ही बोलेरो के पहिए जाम हो गए। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त दोनों किनारों पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने क्रेन मंगाकर बोलेरो को बाहर निकाला और उसमें बैठे लोगों की जान बच पाई। जोधपुर में ही बारिश की वजह से बनाड़ इलाके में सड़क पर सैलाब आया हुआ था। इसी सैलाब में भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां निकालने में लगे थे और इसी दौरान एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने उसे किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से भरतपुर में कई जगह दलदल जैसी स्थिति बन गई है। सबसे खराब हाल दीनदयाल नगर कॉलोनी का है, जहां एक गाय दलदल में फंस गई थी। इस गाय को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बाद में नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई। गैया फंसी पड़ी हुई है, काफी टाइम हो गया और कई बार मैंने फोन कर दिया, नगर निगम के लिए कर दिया, पार्षद के लिए भी कर दिया है और अपना ये इंस्पेक्टर है यहाँ का उसके लिए भी फोन कर दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी गैया की और काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं और सड़क भी खराब है यहाँ तक की। यहाँ बारिश की वजह से महनसर गांव में नाले में तब्दील हो चुका है। एक तो कोरोना वायरस का कहर, ऊपर से इस गंदे पानी की बदबू इस गांव के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आया है। इस गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये पूरा नहाने धोने का हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी, वो व्यवस्था कोई है नहीं। तो 20 साल से चल रही है और ये गांव का गंदा पानी, नालियों का पानी इकट्ठा होता है। इसके लिए राज्य सरकार से भी लिखा, राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया गया। एक बार हमारा तो घर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये आम रास्ता है, सभी को इस रास्ते से निकलना पड़ता है। कभी कभी तो ये बदबू देने लगता है पानी। यहाँ पर सर जिस टाइम पे भी आप आके देख लीजिए, पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, कभी भी आ जाइए, ऐसे ही रहेगा रोड पे। ये गंदा पानी भरा रहता है, ये गंदे पानी के नाम से गांव भी फेमस हो रहा है और कोई भी रिश्तेदार आता है तो बोलता है कि गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी से बीमारी और फैलने लगी है। ये बदबू देखो कितनी गंदी दे रहा है। मरुधरा के लिए बारिश सबसे बड़ी वरदान की तरह है, लेकिन बारिश अपने साथ चंद मुसीबत भी लेकर आती है, जिससे निपटने में लोगों की पसीने छूट जाते हैं और ये तस्वीरें उसी आफत का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर झुंझुनू जिले से है, जहां हेरिटेज के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला महनसर गांव
सड़क पर भरे गंदे पानी से जूझ रहा है। हालत यह है कि यहां शव यात्रा भी इस गंदे पानी के बीच से होकर निकालनी पड़ती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बीते दिन एक महिला की शव यात्रा कैसे निकाली गई, जिसमें मृतका के रिश्तेदार और ग्रामीण सड़क पर फैले गंदे पानी से होते हुए गुजर रहे हैं। पानी है पूरा नहाने धोने का, हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी। जिनकी मौत हुई है अचानक इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये गंदा पानी है जो 20-25 साल से भर रहा है। इसके अंदर से गोडे शुद्धे पानी के अंदर से हमें शव यात्रा को लाना पड़ा। ये समस्या हमारे बनी रहती है, कोई भी गुजर जाता है तो इस गंदे पानी के अंदर से ही लाना पड़ता है। बड़ी खबर कोटा से है, जहां पर आपको बता दें कि कल एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और एसएचओ को गिरफ्तार किया था घूस लेते हुए, और उनकी आज पेशी है कोर्ट में। 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई थी। देईखेड़ा थाने की एसएचओ मुकेशी मीणा, उन्हें ट्रैप किया गया था। अवैध रेत और पत्थर की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की एवज में यह रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन तभी एसीबी के हत्थे ये एसएचओ चढ़ गई और आज कोर्ट में एसीबी पेश करेगी। तो देईखेड़ा थाने की एसएचओ मुकेशी मीणा 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने इन्हें ट्रैप किया था और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर दौसा जिले से है, जहां महुआ में आज सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल पहले एक महिला की हत्या की गई, फिर शव को 2 दिन तक कमरे में ही रखा गया और उसके बाद शव को दूर एक गांव में ले जाकर जमीन में दफन कर दिया गया। पुलिस ने जमीन में से गाड़े हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच के दौरान महिला के पति को हत्या का शक जताते हुए गिरफ्तार भी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सो रहा था, रात में दरवाज़ा खुलवाया, उसके साथ एक लेडीज और थी, उसने दरवाज़ा खुलवाया, अंदर चला गया, बच्चा अपने कमरे में सो गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में बच्चा ये देखता है कि एक बोरे में कुछ सामान लेके जा रहे हैं और एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें डाल के ले गए। बच्चे ने सो गया, सुबह उसको बच्चे बाहर निकला तो उसको सड़ान जैसी आई। तो दौसा से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था पति को, पूछताछ में कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं। कल से ही पति से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो किराएदार ने जो बताया था कि एक महिला भी रात के समय आई थी, तो गाड़ी में इस जो मृतक महिला है उसके शव को लेकर गई थी। ऐसे में जो उसका पति है और उसके साथ दोनों इस मामले में बताए जा रहे हैं मुख्य आरोपी, और दोनों को ही पुलिस अब थाने में पूछताछ कर रही है। महिला की सास से भी पूछताछ की जा रही है और महिला के पति से भी पूछताछ की जा रही है। जिससे ही पुलिस को पूरे सबूत और तथ्य मिल जाएंगे, उसके बाद पुलिस इसकी गिरफ्तारी शो करेगी। और संभवतः है कि पुलिस काफी हद तक ये पता लगा चुकी है कि जो महिला है गीता, उसकी जो हत्या की गई उसके पति के द्वारा की गई है और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपनी सास को अपनी मां को बुलाया था, जो कि मृतका की सास थी। उन दोनों ने मिलकर इसके शव को ठिकाने लगाया है। फिलहाल पुलिस आज शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर में मिलावटखोरों ने ऐसा जाल फैलाया है कि अब नकली तंबाकू गुटखा का काला धंधा शुरू हो गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली तंबाकू गुटखा की खेप जब्त कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकली
गुटखा के धंधे का पर्दाफाश, पैकेट असली, नकली सामान, नकली गुटखा की खेप बरामद, गिरोह का गुजरात कनेक्शन, नकली तंबाकू गुटखे का नेटवर्क। जयपुर में नकल और मिलावटखोरों का जाल फैला है। हालात ये हो गई है कि पिंक सिटी में क्या सामान असली है और क्या नकली, पहचान करना मुश्किल हो गया है। असली के नाम पर नकली सामान की सप्लाई करने वाले गिरोह ने अब नकली गुटखा धंधा भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, शहर के जालूपुरा थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में एक तंबाकू उत्पादन कंपनी का नकली तंबाकू गुटखा की खेप जब्त कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें करीब 16 बड़े बोरे, जिसमें 26,880 मिराज कंपनी के नकली पाउच हमने जब्त किए हैं। और ये 2 अलग अलग जगह पे जाने थे, वहाँ भी हमने तफ्तीश की। वहाँ से ये बजरंग खंडेलवाल जो उसका मास्टरमाइंड था और अशोक खंडेलवाल, इन 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। एक इनके साथ में अभियुक्त है दीपक मीणा, उसको भी हमने डिटेन किया है। 27,000 नकली तंबाकू गुटखे के पाउच की खेप और गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। पुलिस की तफ्तीश में नकली गुटखे के काले कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। ये लोग अहमदाबाद से ही माल मंगवाते थे। अहमदाबाद से बसों में ये माल आता था और यहाँ से जयपुर से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब ऑल ओवर राजस्थान इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। अलवर और काफ़ी जगह जाता था। तो मिराज कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों की ये शिकायत थी, इस पर हमने कार्रवाई की। तीनों को अरेस्ट किया गया है। एक मारुति वैन जिसका उपयोग ये करते थे वो हमने जब्त की है और इनसे आगे भी हमें लाइन मिलने की। तो सुना आपने, गुजरात के अहमदाबाद से एक तंबाकू उत्पादक कंपनी के पैकेट में नकली गुटखे की सप्लाई की जा रही थी, जहां से गिरोह बस के जरिए नकली गुटखे की खेप न सिर्फ जयपुर में बल्कि अलवर, सीकर समेत प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई कर रहा था। पुलिस की आगे की तफ्तीश में गिरोह के पास से करीब 50 बोरी नकली गुटखा बरामद हुआ है। अब ये काफ़ी बार लाए, करीब 50 बोरे तफ्तीश पाए गए। पहले भी काफ़ी लाते रहे हैं, तो इस पे आगे कुछ। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी नकली गुटखा बरामद हो सकता है। गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस अब अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पार कर कैसे गिरोह नकली गुटखे की खेप जयपुर तक पहुंचा रही थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कुछ लोग ब्रांड के शौकीन होते हैं, नामी गिरामी ब्रांड के कपड़े पहनना अपनी शान समझते हैं। लेकिन जयपुर से एक ऐसी खबर आई है जिससे ऐसे लोगों को झटका लग सकता है। अपने ब्रांडेड कपड़ों की असलियत पर शक हो सकता है। जिस ब्रांडेड कपड़ों पर आप जान छिड़कते हैं, जिस ब्रांडेड कपड़ों को पहनना अपनी शान समझते हैं, क्या कभी उसकी असलियत टटोली है? क्या सोचा है कभी जो खरीदा वो असली है या नकली? अगर नहीं तो पुलिस की गिरफ्त में शराफत का पुतला बने रविशंकर शर्मा को देखिए। रविशंकर शर्मा के आगे जब्त माल को देखिए। एक्शन में जयपुर पुलिस। जयपुर पुलिस ने रविशंकर शर्मा को किया है गिरफ्तार। रविशंकर ब्रांडेड कंपनियों के सिल ठप्पे लगाकर बेचता था कपड़े। पुलिस ने रविशंकर की फॉर्म पर मारा छापा। भारी मात्रा में ब्रांडेड की जगह नकली कपड़े बरामद। रविशंकर जो गड़बड़ झाला करता था, अब उस गड़बड़ झाले का गणित समझिए। रविशंकर कम दाम पर ब्रांडेड की जगह घटिया कपड़े बेच रहा था। रविशंकर की वजह से बड़ी कंपनियों को घाटा हो रहा था। घटिया क्वालिटी की वजह से कंपनियों की साख खराब हो रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में रविशंकर के पास से ब्रांडेड कंपनी के टैग वाले घटिया कपड़े बरामद किए हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि रविशंकर इस गोरख धंधे का अकेला खिलाड़ी है या फिर उसके जैसे और भी लोग हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उधर डूंगरपुर शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग के स्टोरेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें नगर परिषद की टीम ने शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में दबिश दी और मौके से कई क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की।
गोदाम मालिक से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। थे पर पपला फरारी नाम का कलंक 1 साल बाद भी नहीं मिट पाया है। 365 दिनों के बाद भी राजस्थान पुलिस उस पपला गुर्जर का पता नहीं लगा पाई है जिसके गुर्गों ने जेल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे कैद से आजाद करा लिया था। उस समय प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि पपला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके कारनामों की सजा दिलाई जाएगी, लेकिन पूरे 1 साल बीत गए हैं। राजस्थान पुलिस पपला का बाल भी बांका नहीं कर सकती है, जो राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए शर्मनाक है। आपको बता दें कि 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर गैंग के 2 दर्जन बदमाशों ने AK-47 और AK-56 जैसी अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर पपला गुर्जर को बहरोड थाने के लॉकअप से छुड़ा लिया था। इस मामले की जांच SOG को सौंपी गई थी, जिसमें अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि पपला गुर्जर और उसका राइट हैंड राजवीर और बलवीर अभी भी फरार है, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पपला को 1 साल हो गए फरार हुए। जो हमारे शासन को जो सीधी चुनौती मिली थी कानून व्यवस्था को, 1 साल बाद हम कहां पर पहुंचे, इसका आत्म विश्लेषण शासन को करना चाहिए और साथ में ही अपराध के कहां तक लगाम लगा पाए हैं, क्योंकि अगर 1 साल से अपराधी हमारे देश के अंदर ही हमारी पहुंच से बाहर है, तो ये वास्तव में एक आत्म विश्लेषण करने का जो है सीधे सीधे कानून व्यवस्था को जो चुनौती मिली थी उसमें उन्होंने क्या सुधार किया है। राजस्थान पुलिस सक्षम है सभी प्रकार की चुनौतियों को फेस करने के लिए, पहले भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। ऐसी घटना हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास हुआ कि ऐसा फिर नहीं होने पर। SOG और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस मामले में 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पपला और उसके 2 अन्य साथी अभी गिरफ्तार होना शेष है। तो राजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अलवर से। राजेंद्र, 365 दिन और पुलिस पपला तक पहुंच नहीं पाई है, एक तरीके से कहें तो बेहद ही शर्मनाक। को लेकर के जब ये पपला गुर्जर की फरारी हुई तो राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला मामला था जब किसी थाने के लॉकअप में इस तरीके से AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करते हुए बदमाश किसी आरोपी को छुड़ा कर ले गए हों। और ये पूरा जो मामला है वो पूरे राजस्थान पुलिस के ऊपर जो कलंक लगा था पुलिस के माथे पर, वो कलंक को अभी 1 साल बाद भी राजस्थान पुलिस की स्पेशल SOG सहित सभी जो सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियों के टीमों ने एफर्ट लगाए थे। उसके अलावा इनके द्वारा कई राज्यों की पुलिसों से संपर्क किया था, राजस्थान हरियाणा पुलिस की ओर से संयुक्त प्रयास किए गए थे, और उसके बावजूद भी पूरे 1 साल हो चुका है, लेकिन पपला को अभी तक पुलिस गिरफ्तार करना तो दूर की बकौड़ी है, लेकिन उसे अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस ये सुराग नहीं लगा पाई है, SOG की ये सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिरकार पपला कहां पर छिपा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि पुलिस और सरकार इस तरीके से जो पपला को लेकर के क्या कितना गंभीर रही हुई है। अगर तुलना की जाए तो राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान किस तरीके से पुलिस की टीमें लगाई गई थी, किस तरीके के संसाधनों का उपयोग किया गया था, और उसके तरीके से पपला को गिरफ्तारी करने के लिए ना तो इतने संसाधन उपलब्ध कराए गए, जो टीम लगाई गई थी वो टीम भी महीने 2 महीने तक टीम के सभी लोग रहे थे, बाद में उनमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पपला की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो लगातार 1 साल से कोशिश करने में जुटे हुए हैं, और एक जो सूत्रों की बात मानी जाए तो पुलिस की जो टीमें हैं, SOG की टीमें हैं, पपला को गिरफ्तारी के लिए पूरे 1 साल में करीब 2 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है।
तो वो एक बड़ा मामला होता है, लेकिन उसके बावजूद पपला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरी चीजें हैं कि उन जो टीमें जो पपला को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं, उन्हें सरकार की ओर से कोई ना तो अतिरिक्त बजट दिया गया है जिससे कि वो मुखबिरों को कुछ उसके लिए भुगतान किया जा सके, या कुछ लोगों को दूसरे लोगों को जोड़ करके पपला का सुराग लिया जाए, उस तरीके का कोई बजट अलग से कोई जारी नहीं किया गया। और उसकी वजह ये कोई पपला को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, और पुलिस को जब तक क्लू नहीं मिल पाएगा तब तक पपला को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को इसी तरीके का इंतजार होना पड़ेगा। यानी राजेंद्र, एक तरीके से कहें तो जब आज से 1 साल पहले पपला वहां से फरार हुआ था, उस वक्त बहुत सारे दावे किए गए थे और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार करके हमने देखा था कि किस तरीके से बनियान में और शॉर्ट्स में घुमाया गया था। दावे ये किए गए थे बहुत जल्द पपला की भी यही स्थिति होगी। यानी आज के डेट में हम यह मान सकते हैं कि पुलिस और जो एजेंसियां हैं खुफिया, वो पूरी तरीके से फेल हैं। जी, जिस तरीके से पपला को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, तो 1 साल तक एजेंसियां पूरी तरीके से फेल है। सवाल कार्य जो टीमें लगी हुई हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान और हरियाणा सरकार, दोनों सरकारें क्या इस तरीके से गंभीर रही हैं कि उसको पपला की गिरफ्तारी की जाए? क्योंकि अगर दोनों सरकारें चाहती तो पपला को 1 साल तक किसी भी रूप में गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन कई वजह हो सकती है, उसमें राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है। दूसरी सरकार के ऊपर किस तरीके से पपला को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अगले 2 महीने तक, शुरुआती 2 महीने तक तो अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई थी और दूसरे क्षेत्रों से भी अधिकारी लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे अब चुनिंदा अफसर इस टीम में रह गए हैं। तो सवाल राजेंद्र, तो यही बड़ा सवाल है कि 1 साल हो गए, पुलिस वाले भी यही शायद सोच रहे हैं कि आगे लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल की गिरफ्तारी जो है पपला की कब होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बात उदयपुर की। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, फतह सागर झील अब पूरी तरीके से छलक उठा है। जल संसाधन विभाग ने यहां के गेट खोले हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा सहित आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। 13 फीट भराव क्षमता है इस झील की और कल तक करीब 12.5 फीट भर चुका था और अब पूरी तरीके से फतह सागर लबालब हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गेट खोला गया है, पानी की निकासी अब यहां से की जा रही है। सतीश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, कितने गेट खोले गए हैं, कितने पानी की निकासी वहां से की जाएगी, क्या जानकारी? अभिषेक, देखिए, गेट खोलने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि दरअसल ये सागर की जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और कितनी मनमोहक तस्वीरें ये उदयपुर के फतह सागर पाल से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले वो समझने की कोशिश करें और जरा इस शानदार से नज़ारे का एहसास आप करिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी पानी की आवाज़ काफ़ी तेज़ है, तो संभव है हमारी आवाज़ थोड़ी कट रही हो, धीरे आ रही हो, लेकिन नज़ारे के ज़रिए आप महसूस करिए कि शानदार झील के बीच जब विशाल राशि या कहें कि अत्यधिक पानी का बहाव यहाँ पर है और जो पानी के छींटे हैं वो वाकई में शानदार एहसास करा रहे हैं। ये उदयपुर की फतह सागर झील है जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने आप में अपनी एक विशेष पहचान रखती है। लोग यहाँ आते हैं और इस झील पे कुछ क्षण गुजारने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए अगर उदयपुर आए हैं तो वो यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे। तो आप ये देखें, और उससे पहले अभी कुछ देर पहले यहाँ पर फतह सागर के चारों गेट जो हैं उन्हें करीब 1-1 फीट खोला गया है और 1-1 गेट खोलने के बाद अथाह जलराशि का समावेश आपको यहाँ पर आय नदी के जरिए अब फतह सागर की ओर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम लोग फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं उदयपुर का एक महोत्सव माना जाता है जब फतह सागर छलकता है। और हालांकि इस बार थोड़ी सी मानसून में देरी के चलते फतह सागर देरी से छलका और उसके चलते कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा सा परेशान भी होना पड़ा, लेकिन आज जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कुछ देर पहले यहाँ पर उद्घाटन किया है, गेट खोले हैं और उसके बाद शुभ मुहूर्त में यहाँ पर गेट खोलने के बाद अथाह जलराशि उदयपुर के फतह सागर से ओवरफ्लो होती हुई अब जो है उदय सागर झील में जा रही, वहाँ से आगे बल्लभ नगर बांध होते हुए आगे जाएगी। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब बताएं, फतह सागर देखने आए हैं, आज इस तरह से फतह सागर लबालब हो चुका है, छलक रहा है, कैसा मन में लग रहा है, क्या कहेंगे आप? इस दिन का, जैसे कि हम वी आर उदयपुर राइट्स, हमें इस दिन का काफ़ी दिन से इंतज़ार होता है। झीलों की नगरी में जो फतह सागर झील है उसके गेट खुलना ही हमारा पूरे साल में सबसे अच्छा क्षण होता है।
और आज इंद्र देव की कृपा से 6 सितंबर संडे सुबह 10 बजे यहाँ के गेट खोल दिए, जो कि नज़ारा आप देख सकते हैं, जो काफ़ी हम बहुत खुश हैं। ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है। आप क्या कहेंगे? उदयपुर में जो भी घूमने आते हैं सबसे मेन जो बताते हैं कि फतेह सागर में मतलब झील फतेह सागर की वजह से ही हमें उदयपुर अच्छा लगता है। और झीलों में भी जब सारी झीलें भर जाती है, लास्ट में फतेह सागर भरता है, तो एक तरह उदयपुर को फतेह जो हासिल होती है वो फतेह सागर के बनने के बाद ही होती है। उदयपुर की फतह हासिल लोग इसे बता रहे हैं। हालांकि देखिए कोरोना का संक्रमण लगातार उदयपुर में बढ़ रहा है, ऐसे में लोग बिल्कुल सतीश, तो ये उदयपुर के लिए, उदयपुर वासियों के लिए बेहद खास पल है। पर्यटक भी वहां पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें ये देख करके अंदाजा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय कमेटी की सचिवालय में तीसरे चरण की समीक्षा बैठक हुई। कमेटी ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की। कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। ऐसे कानून जो अप्रासंगिक और उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि उनकी वजह से कामकाज की प्रक्रिया में और देरी हो जाती है, ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाए। इसके लिए विधि विभाग को निर्देश है कि 1 माह में विभागों के कानून की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग मौजूद रहे। आज जिन डिपार्टमेंटों की समीक्षा की गई उनमें खास तौर से जैसे पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 बिंदु थे, उनमें से 6 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 2 में टास्क इनिशिएटेड कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के 10 मामले थे, उनमें 1 में तो टास्क कंप्लीट हो गई है, चुनाव घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा हो गया है, और 7 में प्रगतिरत है और 2 टास्क इनिशिएट की जानी है। अब बात करते हैं प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन की। कहीं मसाल जुलूस निकाला गया, कहीं विरोध में नारे लगाए गए, तो कहीं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, तो कहीं गंदगी पर गुस्सा फूटा, तो नौकरी के लिए नाटक से प्रदर्शन किया गया, कहीं नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन सभी ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो ये कुछ और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये भी अलग अलग जगहों की हैं। आप देख सकते हैं मसाल जुलूस बीकानेर में निकाला गया, अजमेर में धरना दिया गया। दौसा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ईंट भट्टा का विरोध अजमेर में किया गया। बीकानेर और श्रीगंगानगर की तस्वीरें, जहां पर अपनी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन सदर थाना इलाके में रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि आरोपी की ओर से लगातार राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से महिला ने जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त को आरोपी ने महिला के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन वारदात के 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पीड़िता की खुदकुशी के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेरी मम्मी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसके कारण वो जो है 20 तारीख के दिन उसके दिन से वो घर से बाहर निकली नहीं, वो घर में रही। और घर में उसके बाद में वो उसने क्या राजीनामा की धमकी दे आवे के राजीनामा कर, कोई 20 लाख ले 11 लाख ले ऐसे, और उसने वो जो गांव में नहीं रहने देंगे, उसके कारण क्या मालूम उसने पोरोजीन को खा ली। एक कटकर निवासी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया।
बोर्ड में डॉक्टर रामनरेश कुमकार जी, प्रेम सिंह गोगा जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता शामिल थे। अंतिम राय उसकी विसरा जांच के बाद ही दी जाएगी। शिक्षक के ज्ञान की रोशनी से छात्र ताउम्र रोशन होते हैं। झुंझुनू के एक ऐसे बेहतरीन शिक्षक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को करीब 40 साल पहले गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके शिष्यों को कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिक्षक का पढ़ाया पाठ ताउम्र का साथ, गणित का ज्ञान पल भर में समाधान, ढाई का पहाड़ा कैलकुलेटर का नहीं सहारा। यादों में गुरुजी। गुरुजी भले ही आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन पाठ ऐसा पढ़ाया ताउम्र का बन गया साथ। जी हां, झुंझुनू के गणित के बेहतरीन शिक्षक रहे मोतीलाल शर्मा 9 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन बाल शिशु मंदिर के मास्टर रहे मोतीलाल ने 4 दशक पहले अपने छात्रों को गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उन छात्रों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मिलनसार, बड़े अनुभवी ऐसा टीचर शायद ही कोई दुर्लभ मिले। आज मुझे उनके पास से पढ़े हुए 60 साल 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे को वो सब पढ़े याद है। हम समझिए मतलब 2.5, 2.5, 3 अगर अपन 4 का सवा करते तो 5 हो जाता है, 5 का सवा करते तो 6.25 हो जाता है, तो हमको तो आज भूल जाता है, हमको कैलकुलेटर की जरूरत। मास्टर मोतीलाल शर्मा पूरी जिंदगी छात्रों में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे हैं। 5वीं तक गणित की पढ़ाई में छात्रों को महारत हासिल कराते रहे। मास्टर मोतीलाल में छात्रों को पढ़ाने की ऐसी काबिलियत थी कि 1ली से 5वीं तक छात्रों को एक साथ पढ़ा लेते थे और हर छात्र की मुश्किल चुटकी बजाते ही आसान कर देते थे। उनका पोता अपने दादा की यादों को संजोए हुए है। एक दिन मेरे दादाजी के पास जो पढ़ा हुआ था वो हमेशा ये याद रखता था कि एक दिन मेरे दादाजी की जो जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे तो वो उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो एक गणित के मामले में मेरे दादाजी को आसपास के गांव के लोग भी याद करते हैं कि वो कोई गणित के टीचर हुआ है यहाँ पे हमारे गाँव के अंदर। पढ़ाने का तरीका तो वैसे ही था जो सभी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।